तो प्रीवियस वीक्स में हम प्रीवियस डेज में हमने ये पढ़ा था, स्टैक पढ़ा था, क्यू पढ़ा था और डी क्यू पढ़ा था। और आज हम जो है वो इन चीज़ों की तीनों का रिव्यू करेंगे और आगे जो पढ़ेंगे वो हैशिंग होगी कि हैशिंग क्या होती है, और रिकर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि रिकर्जन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, और कैसे वो हम जो है वो रिकर्जन परफॉर्म करते हैं कोड में। तो पहले स्टैक से कर लेते हैं कि स्टैक है क्या। स्टैक जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं, जो बिल्ट इन अवेलेबल नहीं होता पाइथन में या किसी और लैंग्वेज में भी। तो उसको हम जो है वो एरे या लिंक्ड लिस्ट की मदद से बनाते हैं। इसमें हम स्टैक इसको इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि ये एक प्रिंसिपल फॉलो करता है लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कि जो भी हम लास्ट एलिमेंट ऐड करेंगे वही हम पहले जो है वो निकालेंगे। तो इस मेथड के थ्रू, इस प्रिंसिपल को फॉलो करके जो हम एल्गोरिथम बनाएंगे या कुछ भी होगा तो उसको हम स्टैक बोलते जो हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ये प्रिंसिपल फॉलो करे तो हम उसे स्टैक कहते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स यही है कि ब्राउजर का बैक बटन हो गया, या फिर रीडू वाला या अंडू वाला ऑपरेशंस हो जाते हैं एडिटर्स में। तो वो इसी स्टैक पे परफॉर्म करते हैं, स्टैक के बेस पे चलते हैं। तो इसमें ये कुछ फंक्शंस होते हैं। पुश का होता है जिसमें एलिमेंट जो है वो टॉप पे आ जाता है स्टैक के, पॉप से जो है वो एलिमेंट रिमूव होता है, पीक से हम देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। इज एम्प्टी, इसका हम नाम कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ फंक्शनलिटीज हैं जो हम स्टैक के ऑपरेशन करके कर सकते हैं। उसके बाद इन सबकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, पुश की, पॉप की और पीक की, तो वो बिग ओ ऑफ वन है। वो इसीलिए है क्योंकि हम सिर्फ जो है वो टॉप वाले एलिमेंट के साथ ही ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, तो उसको हम उस एलिमेंट को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए उसका बिग ओ ऑफ वन है। उसके बाद क्यू हो गया। अगर वो जो है वो प्रिंसिपल वही डेटा स्ट्रक्चर सेम जैसे एरे हो गया या लिंक लिस्ट हो गया जिस तरह हमने बनाया था, अगर वो फीफो वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, तो हम उसका नाम दे देते हैं क्यू। इसको आप ऐसे ही लेंगे, लाइन में क्यू होती है तो उसका नाम उसी से ही पड़ा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। इसमें भी रियल लाइफ एग्जांपल्स यही है कि कोई टिकट काउंटर हो गया या प्रिंट जॉब शेड्यूलिंग हो गई। जैसे हम प्रिंटर को कोई भी जॉब्स दे देते हैं मल्टीपल, या हम सीपीयू में हमारी टास्क शेड्यूलिंग होती है कि कौन सा टास्क पहले चले, कौन सा बाद में। हाँ, वहाँ पे कुछ और भी फार्मूलाज होते हैं और भी कंडीशंस होती हैं सिवाय क्यू के। तो अब क्यू के भी जो है वो टाइप्स हो जाते हैं कि प्रायोरिटी क्यू हो गई, उसमें हम अपनी क्यू जो है वो डिपेंड करता है कि सीपीयू किसको प्रायोरिटी दे रहा है तो वो पहले चलती है। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यही है, प्रिंसिपल यही फॉलो करते हैं फीफो का। उसमें अब इनमें क्यू में ये ऑपरेशंस होते हैं, इन क्यू और डी क्यू। इन क्यू से एलिमेंट ऐड होता है और डी क्यू से सेम एलिमेंट जो है वो रिमूव होता है। अब ये सेम ही है ऑपरेशंस देखने के लिए। उसमें स्टैक में भी ऑपरेशन सेम थे, पॉप और पुश। और क्यू में जो है वो उसका सिर्फ नाम चेंज हो गया, इन क्यू और डी क्यू। कर ये सेम रहे हैं कि एलिमेंट निकाल रहे हैं, एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस प्रिंसिपल से निकाल लें। अगर फीफो के प्रिंसिपल से निकाल लें तो हम उसे क्यू बोलेंगे, अगर लीफो के प्रिंसिपल से निकाल लें तो हम उसे स्टैक बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है, अगर हम इन दोनों की फंक्शनलिटीज मिला लें, स्टैक और क्यू की, और वो एक ही एरे में ऐड कर लें कि भाई हम जो है वो फ्रंट से रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट, ऐड भी कर सकते हैं, और उसके स्टार्ट से भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो उसको हम डी क्यू बोलेंगे। डी क्यू का मतलब है कि डबल एंडेड क्यू। अब ये ऑपरेशन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम जो है वो स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स होती हैं, या कोई सर्च प्रॉब्लम होती है, या पैलिंड्रोम चेक हो गई, या हम स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये यूज़ कर लेते हैं डी क्यू। अगर हमें स्टैक करना हो तो हम अलग से स्टैक बना के फीफो वाला लीफो वाला प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं। अगर हम लीफो वाला प्रिंसिपल इस डी क्यू के बनाए तो उसको हम स्टैक कहते हैं, लेकिन दोनों के ऑपरेशंस मिला के हम जो है वो करते हैं तो उसको हम डी क्यू बोलते हैं। लेकिन और डेटा स्ट्रक्चर हम वो यूज़ कर रहे होते हैं, या एरे यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर लिंक्ड लिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं।
जहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, ये चीज समझ आ गई थी कल आपको? यस सर। जी सर, क्लियर। चलिए, ठीक ठीक हो। जी जी, नेक्स्ट टाइम मैं नाम अपडेट कर दूंगा। उसके बाद आज का टॉपिक जो शुरू है वो हैशिंग है। अब हैशिंग क्या होती है? हैशिंग भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हम दो चीज़ों की मदद से बना सकते हैं। एक, या तो हम सेट्स की मदद से बना सकते हैं, और या फिर हम डिक्शनरीज की मदद से बना सकते हैं। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो पाइथन में एग्जिस्ट करता है, इसके लिए हम कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इनके लिए अलग से ये डिक्शनरीज और सेट होती हैं। अब हैश क्या होता है कि है डेटा स्ट्रक्चर ये सेम ही होता है जिस तरह हम एरे एरे होता है तो हम उसे सिर्फ इंडेक्स से जो एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उनकी इंडेक्स जो है वो हम खुद लिख रहे होते हैं कि इंडेक्स इसकी क्या हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, इसको एरे तो हम नहीं बोलेंगे, डिक्शनरी है। तो स्टूडेंट में जो नेम है, नेम का अगर हमने ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये कीज है शुरू वाली और ये उसकी वैल्यूज हैं। नेम में उसकी नेम आ जाता है, एज आ जाती है, या ग्रेड आ जाता है, या कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हम थोड़ा एक्सकेलेटर पे कर लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि ये काम किस तरह करता है। जैसे सिंपल हमारे पास एक एरे आ जाता है तो उसमें इस तरह सेक्शंस बने हुए होते हैं। अब हम जब भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले हम पहले यहाँ पे मतलब अगर हम इसको किसी इंडेक्स से एक्सेस करते हैं तो हमें पता नहीं होता कौन सी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमें 7 वैल्यू लेनी है या 2 वैल्यू लेनी है, तो इसकी इंडेक्स फिक्स होती है, 0, 1, 2। जब तक हमें इंडेक्स पता ना हो तब तक हमें वो चीज़ें पता नहीं चलती कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो हम उसकी एक्सेस जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन इसी में सेम एग्जांपल हम उसका ले लें, डिक्शनरी का। तो उसका एग्जांपल इस तरह होता है कि एक सेम एरे ही होता है, उसके मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उसकी अपनी जो है वो इंडेक्स लिख रहे होते हैं, असाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल नेम इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे एज हो गई, और यहाँ पे कोई और चीज़ क्लास हो गया। अब इसकी वैल्यूज पे हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम आ गया मेरा दिल, फॉर एग्जांपल एज आ गई। उसके बाद अगर हमने क्लास लिखनी हो तो हम वो लिख सकते हैं। तो यहाँ से अ, क्या होता है कि हम इंडेक्स की डायरेक्ट इंडेक्स इंडेक्स के थ्रू हम इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स भी खुद डिफाइंड है, तो हमें एक ह्यूमन एज ए ह्यूमन हमें पता चल जाता है कि अगर हमें नेम एक्सेस करना हो तो क्या होगा, एज एक्सेस करनी हो तो क्या होगा, क्लास एक्सेस करनी हो तो क्या होगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेम, यहाँ पे लिख सकते हैं एज, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्लास भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें एक ह्यूमन प्रोसेसिंग की वजह से हमें वो नाम अपने रखने पड़ते हैं ताकि हमें भी कुछ समझ आए। ये मशीन को तो समझ आ जाएगा दोनों चीज़ें। लेकिन अब इसका और भी फायदा है कि यहाँ पे एक्सेस हम डायरेक्ट करते हैं। इसकी एक्सेस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ 1, तो वो डायरेक्ट जो है जब कोई भी चीज़ हमें एक्सेस करनी होती है, फॉर एग्जांपल क्लास, तो हम उस चीज़ को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, और शुरू से हम उसको क्या कहते हैं, इटरेट नहीं करते। ये डिक्शनरी होती है। उसके बाद सेट्स आ जाते हैं। सेट्स क्या होते हैं कि यूनिक कलेक्शन होती है। अब वो भी ऐसे नंबर्स की कलेक्शन हो, तो इस तरीके से भी हम उसको हैश कर सकते हैं। लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए फिर से हमें वही जो है वो की मेथड वाला यूज़ करना पड़ेगा जो इंडेक्स वाला है।
अब इसकी एक्सेस टाइम जो है वो बिग ओ ऑफ वन है। डायरेक्ट हम, अगर हमें एज चाहिए, ग्रेड चाहिए, तो हम इटरेट नहीं करेंगे कि पहले ये हो फिर इससे कंपेयर करें फिर इससे, डायरेक्ट हम उसकी की के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, हम्म। सर ये सेट्स में हम किस तरह एक्सेस करेंगे? इसमें भी कोई इसकी की होती है या इंडेक्स से करेंगे हम? नहीं, इसमें की नहीं होती, इसमें ट्राई कर लेते हैं। अब हमें ये यूनिक इंडेक्स करना है, तो इंडेक्स के थ्रू यूनिक नंबर्स, और फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से थ्री एक्सेस करनी है, 0 1 2 3, तो वैल्यू कौन सी आएगी वो हम देखते हैं। हम इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। हम्म, नहीं, हम इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें भी जो है वो हमें की देनी पड़ेगी आई थिंक। ये सेंटेक्स है, सेंटेक्स याद नहीं होता। फॉर एग्जांपल अब हमें सब में लिखना पड़ेगा हम्म। ना, एक डिफाइन करनी पड़ेगी सब में। तो ये सेम जो है वो अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि सेट और इसमें, इस सेट में ये होता है कि हम हमारी वैल्यूज जो होती हैं ना वो यूनिक होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू हो गई, ये हम ऐड कर देते हैं पहले। अब यहाँ पे हम इसमें ये इशू आ जाता है, अगर की सेम हो जाए तो कौन सा एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि पहली की ये जो है वो मेमोरी में सेव कर देता है। उसके बाद अगर हमारी की सेम रही तो वो उसको ओवरराइट कर देता है। अब इसको वैल्यू 2 मिल गई, लेकिन जो लास्ट वाली वैल्यू होगी हमें सिर्फ वो बताएगा, अगर हम इसको इस तरह एक्सेस कर रहे हैं तो, अगर सेम की आ जाती है। ये खुद ही सर उसको। जी जी। सेट्स को हम राउंड ब्रेसेस के साथ में करते डिनोट, किसके साथ? राउंड ब्रेसेस के साथ, राउंड ब्रैकेट्स जो जिनके साथ हम। जी सर, ये आपने हाँ डिक्शनरी इससे। यूटिलाइज की है। सेट के एलिमेंट्स को आई गेस सर हम कीज या फिर इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। हमें अच्छा इटरेशन करनी पड़ती है उसके लिए। अच्छा, इसके लिए सही सही सही। और मे बी सर भूल आप गया हूँ वो सिंटेक्स भी। गेट गेट मेथड ट्राई करके देख लें, शायद उससे हो जाए। जी जी नंबर्स सर। डॉट गेट, हाँ जी। यहाँ पे इंडेक्स देनी पड़ेगी। ये सर मुझे आइडिया नहीं, आप नहीं, एग्जीक्यूट ये नहीं। नहीं हो रहा। सर वो जो दूसरा हम यूज़ करते हैं ना हम्म। इटरेशन के लिए, मेंबरशिप चेक करने के लिए, इन वाला मेथड, जी जी। चेक आउट इफ समथिंग इज इनसाइड द सेट। इनसाइड तो बिल्कुल, हम लूप वो लगा लेते हैं कि भाई अगर इसमें वो जी अवेलेबल है तो वो हमें बता दे। जी सर, लेकिन सेट से तो यहाँ वो से देख लेते हैं। रिटर्न हाँ। इंडेक्स रिटर्न कर देते रिव्यू कर देते हैं ये चीज़ कि इंडेक्सिंग कैसे होती है सेट्स में। तो यहाँ पे हाँ, ये ऐड करने के लिए तो उसमें हम एलिमेंट ऐड करते हैं, लेकिन एक्सेस करने, ये हो गया अपडेट करने के लिए। आई थिंक डिस्कार्ड करने के, डिस्कार्ड है एक, रिमूव करने के लिए इसमें एक डिस्कार्ड का फंक्शन है। नहीं, इसमें हम वो एक एक्सेस एलिमेंट नहीं कर सकते आई थिंक। अच्छा सर, वो लूप चला लें इटरेशन वाला उसमें, और वो जो हम एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं उसको डायरेक्ट चेक करें। हम डायरेक्ट जो ऐसे पूछ लेते हैं, एक्सेस एलिमेंट्स इन सेट्स। ये तो उसको इस तरह कर देगा। हम्म।
आई थिंक इसको इस तरीके से एक्सेस कर रहा है। सॉरी सर, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स के साथ ही डिनोट करेंगे। वो टप्पल होती है जिसे हम राउंड ब्रेसेस के साथ करते हैं। आपने सही। पहले ठीक लिखा हुआ था। हम्म। ये वो कर देते हैं हम, वो भूल जाते हैं सिंटेक्स ना, पता नहीं चलता। हम्म। अच्छा, अब सही हो गया। आई थिंक ये यूनिक नंबर्स आ गए उसी तरीके से ब्रैकेट्स में। और एक्सेस करने के लिए इन्होंने इसको पहले, अच्छा पहले हमें लिस्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने के लिए हमें ठीक है। इसको किसी ये लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और लिस्ट के थ्रू, या एरे, एरे और लिस्ट सेम ही होता है उसमें पाइथन में हमारा, जो हम लिखते हैं जिस तरीके से, तो वो जी फिर सर। उसको इंडेक्सिंग के थ्रू जो है वो एक्सेस कर रहा है। ये एक नई चीज मतलब मिलने को मिली कि सेट्स में हम नहीं कर सकते उसको, डायरेक्ट हमने लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर से हम उसको एलिमेंट्स जो है वो एक्सेस करने पड़ेंगे। सही है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। ठीक है। ये सेम ही हो गया कि हैश वर्क किस तरह करता है बैकएंड पे, कि उसकी कीज बन जाती हैं और वो उसको फिर मैप करा देता है। ये मेमोरी में किस तरीके से सेव होता है, ये उसका स्टेप्स है कि की इनपुट होती है, उसके बाद हैश जनरेट होता है, उसके बाद इंडेक्स मैपिंग होती है, और वैल्यू उसको जो है वो स्टोर हो जाती है उस मैप करके इंडेक्स के साथ। अब ये एक कॉन्सेप्ट है कि हैश कोलिजन क्या होता है कि जब कीज सेम हो जाएं या फिर वैल्यूज सेम हो जाएं, एक ही कीज के दो वैल्यूज हो जाएं, तो वो ये खुद ही जो है वो उसको सेटल कर रहा होता है कि अगर सेम कीज आ जाती हैं तो उस कीज को क्या करता है कि ओवरराइट कर देता है, लास्ट वाली की जो होती है वही सिर्फ हमें रिजल्ट दे देता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी कीज जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, अगर वैल्यूज हमें डिफरेंट चाहिए तो। और इसमें भी जो है वो सर्च जो हम करते हैं वो बिग O ऑफ 1 होता है, एवरेज केस। सर। और बिग, जी। और सर वो हेश कोलिजन दोबारा बता दें। हैश कोलिजन में ये होता है कि दो चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे कर लेते हैं, एग्जाम्पल कॉपी कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हैश हो गया की वैल्यू पे। अब इसमें ये है कि हमें फॉर एग्जांपल एक्सेस करना है, मैं एक चीज़ इसमें जो है वो ओवरराइड कर देता हूँ, मतलब दो बार लिख देता हूँ, तो इससे क्या होगा, हमें पता नहीं है कि ये अब कोलिजन हो रही है कीज की। एज जो है मैंने लिख दी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 34 लिख रहा हूँ, तो अब मैं अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी। पहली वाली। देखते हैं, क्योंकि ये पहली वाली होती है उसके बाद दूसरी आ गई तो ये ओवरराइड हो सकती है। तो इसमें ये जो वैल्यूज हो जाएंगी वो लास्ट वाली आ जाएगी। ये देंगे 34 वैल्यू आ गई, कि वैल्यूज जो हो गई तो वो आ गई। फॉर एग्जांपल अगर एक और चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल एक ही की हमें अब दो दो रखनी पड़ रही हैं, फॉर एग्जांपल 34 भी रखनी पड़ रही है या 24, या जैसे फॉर सपोज हम कर लेते हैं कि हॉबीज हो गई, तो इसको हम हैंडल कैसे करेंगे कि अब हॉबीज यहाँ पे भी लिखें, हॉबीज यहाँ पे भी, तो ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। इसको हम करने के लिए, ये कोलिजन खत्म करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसमें ही हम एक एरे डिफाइन कर सकते हैं, फिर यहाँ पे हम जो है वो अपने हॉबीज जो है वो टेक्स्ट कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख रहा हूँ ABC, अब डायरेक्ट इसको ये एक्सेस कर लेते हैं। इसका ये फायदा होता है कि हम एक ही अंदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स भी यूज कर सकते हैं, अगर वो सिमिलर आ जाते हैं तो कोलिजन को हटाने के लिए हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इतना इस पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। हैशिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सर्च और इंसर्ट और डिलीट सबकी बिग O ऑफ 1 होती है, लेकिन वर्स्ट केस में, ये एवरेज केस है कि हमें वो मिल जाती है, लेकिन वर्स्ट केस में व्हेन कोलिजन अकर्स हो जाती है तो बिग O ऑफ n, क्योंकि वो लास्ट तक सर्च करता है।
जैसे कोलिजन आ गई कीज, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो दूसरी की ओवरराइडिंग वाली कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो सारों में सर्च करता है। अगर सारों में सर्च करेगा तो एन ही हो जाएगा, तो बिग O ऑफ एन हो जाता है। अगर हम उसको रीसाइज कर रहे हैं तब भी बिग O ऑफ वन हो जाता है। ये भी सेम लिखा हुआ है कि डिलीट में भी बिग O ऑफ वन कोलिजन अगर अकर कर रही है तो वो बिग O ऑफ एन करेगा। अब जो ये समझ आ गया टाइम पर ये हैश, बस हैशिंग के लिए आप ये याद रख लें कि इसके लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स, और इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा यही है कि बिग O ऑफ वन के थ्रू हम जो है वो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ इंडेक्स जो है अपनी खुद डिफाइन कर रहे होते हैं। अब इसमें यह है कि हम इसको इटरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हॉबीज में मैंने ये लिख दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक अलग से एक, वो जो है क्या कहते हैं कि एक और डिक्शनरी भी डिफाइन कर सकता हूँ अगर मुझे करनी हुई तो उस डिक्शनरी के अंदर में अंदर तो ये लूप चलता रहेगा, आपकी मर्जी आप इसको कितनी बार इटरेट कर रहे हो। जैसे एरेज में हम वो मल्टी डायमेंशनल चले जाते हैं, तो इसमें भी हम जो है वो इटरेट करते रहते हैं कि एक की के अंदर वैल्यू हो, फिर उस वैल्यू के अंदर भी की हो सकती है, और की वैल्यू पेयर हम डाल दें तो वो अंदर की वैल्यू पेयर बन जाता है। और इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हॉबीज फॉर एग्जांपल एक्सेस हो गई। अब हॉबीज क्या है, एक दूसरा वो क्या कहते हैं कि अंदर डिक्शनरी है, तो इस डिक्शनरी को फिर एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे आई थिंक दूसरा वो लगा देते हैं कि हॉबीज हो गई और उसके बाद हमें ए एक्सेस करनी है, तो वो हमें अंदर एक्सेस आ गई। मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती है। इसका एरे में ये होता है कि वो पहले रो को देखता है उसके बाद कॉलम को देख रहा होता है, तो उसमें एफिशिएंसी नहीं होती इतनी। इसमें ये है कि डायरेक्ट हॉबीज में आएगा बिग O ऑफ वन, फिर जो उसमें से अंदर की निकालेगा डायरेक्ट जो है वो ए की निकालेगा, तो इसमें सिर्फ हमें दो ऑपरेशंस लगेंगे। वो पहले नेम में सर्च नहीं करेगा, ना कि वो जो है वो ग्रेड में सर्च करेगा। वो हमारी इंडेक्स पहले से ही फिक्स है, तो वो उस इंडेक्स के में जाकर ही वो वैल्यूज लेके आ जाएगा। और कोई कॉन्सेप्ट इसमें ये समझ ना आया हो? चलें आगे चलते हैं फिर, अगर आ गया है समझ में तो उसके बाद रिकर्जन आ जाती है। अब रिकर्जन है क्या? रिकर्जन जो है जब हमारे पास सेम पैटर्न हो सॉल्यूशन के लिए आ जाता है कि एक प्रॉब्लम है जो मल्टीपल टाइम सेम रिपीट हो रही है, सेम हमारे फंक्शनलिटीज रिपीट हो रही हैं, तो वहाँ पे हम रिकर्जन यूज करते हैं। और रिकर्जन होती है कि हम फंक्शन के अंदर वही फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं, तो उसको हम रिकर्जन बोलते हैं कि हम वो फंक्शन रीअकर हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आई थिंक यही एग्जाम्पल है कि काउंटडाउन वाला। अब ये हम मल्टीपल मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं काउंटडाउन, एक लूप भी चला सकते हैं फॉर लूप, और वो काउंटडाउन करता रहे कि भाई वैल्यूज जो है नंबर से लेकर, फॉर एग्जांपल इस आई थिंक कॉल भी करना पड़ेगा। सर ये जूम इन कर दो थोड़ा। जी। तो ये देखें ये काउंट डाउन हो गया, लेकिन काउंट डाउन में क्या है कि ना कोई लूप लगा हुआ है ना कुछ जो है वो हमने इसको इटरेट किया हुआ है प्रोसेस को। हमने सिर्फ क्या किया है, वही काउंट डाउन फंक्शन लिया है और लास्ट में उसी काउंट डाउन फंक्शन को फिर से दोबारा से कॉल किया हुआ है। अब इससे ये होता है कि पहले हमने 5 तक कॉल किया, उसके बाद हम प्रिंट की वो वैल्यू, और उसके बाद फिर से हमने इसी फंक्शन को कॉल कर लिया। अब ये इनका इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये आ जाता है कि आप ऐसा कोई जो है वो फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम मिली हुई हो इस तरह की काउंटडाउन की, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लूप ही लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई भी लूप नहीं लगाना और आप इसको दूसरे किसी मेथड के थ्रू करें जो इसी को सेम रिपीट कर रहा हो, तो वहाँ पे ये रिकर्सिव कॉल्स लग जाती हैं। ये बहुत सारी जगहों पे काम आता है, जैसे कि ग्राफ हो गया, या फिर मल्टीपल जहाँ पे ब्रांचेस बन रही होती हैं वहाँ पे हमारा ये मेथड ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे ग्राफ्स हो गए या फिर ट्रीज हो गई।
उन प्रॉब्लम्स पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे रिकर्जन ये बहुत यूज होगी। रिकर्जन का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इस डेफिनेशन को हम जो है वो रिकर्जन कहते हैं। अब इसमें जो है इसको समझने के लिए इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ कि हम फंक्शन इसमें प्रोसेस क्या चल रहा है, रिपीट कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोसेस हो रहा है काउंट डाउन हो रहा है, मतलब -1 जो है वो हर नंबर के बाद एक नंबर कम होता जा रहा है। तो हमें ये एक प्रोसेस पता हो कि कौन सा क्या कहते हैं कि फंक्शनैलिटी कौन सी है, पैटर्न कौन सा है। और उसके बाद इसमें एक आ जाता है बेस केस। अब बेस केस जो है वो ये है कि इफ n इज इक्वल टू 0। बेस केस क्या करता है कि अगर हम फॉर सपोज ये ना लगाएं तो ये चलता जाएगा। -1, माइनस में 1 के बाद 0 आ जाएगा, 0 के बाद -1। तो ये इन्फिनेट टाइम चलता रहेगा। उसको हम जो है फंक्शन को रोकने के लिए कोई एक कंडीशन लिखनी होती है कि कहाँ पर वो चीज़ रुके, तो उसको हम बेस केस कहते हैं। हम अब किसी भी फंक्शन को अगर वो का रिकर्सिव पे हो रहा है, सेम चीज़ें कर रहा है, तो वो किस तरह होता है कि एक बेस केस होता है जो उसे ख़त्म कर देता है, और उसके बाद काउंट डाउन होती है जो उसको रिपीट कर रही होती है। बस ये दो चीज़ें आप याद करें कि एक प्रोसेस कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, उसके बाद एक बेस केस होता है जो उसको एग्जिट कर रहा होता है फंक्शन को। उसके बाद ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ये हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन में भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर सपोज कहीं पे समेशन आ जाती है, कोई वैल्यूज सम करनी होती है, या फिर हमें कोई वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई करानी होती हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है रिकर्सिव फंक्शन। क्योंकि अगर हम विदाउट रिकर्सिव फंक्शन रखें तो कोड बड़ा हो जाएगा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उस चीज़ को रिपीट करने के लिए हमें फिर से दोबारा से वो कोड लिखना पड़ता है। तो रिकर्सिव की मदद से हम कुछ ही जो है लाइंस में अपना कोड लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे n फैक्टोरियल का हो गया, यहाँ फिबोना की सीरीज हो गई। अब इन सब में ना एक पैटर्न है। जैसे फैक्टोरियल्स में क्या होता है कि n-1 फैक्टोरियल, फिर n-2 फैक्टोरियल, n-3 1 तक चला जाता है। और फिबोना की सीरीज होती है कि दो नंबर्स प्रीवियस वाले ऐड होके अगला नंबर बनाते हैं। और ट्री ट्रेवर्सल, ये ट्री कॉन्सेप्ट अभी आई थिंक ट्री इस तरह कर सकते हैं कि एक नंबर होता है, फॉर सपोज ये हमारी कोई वैल्यू है। अब उसमें से दो जो है वो ब्रांचेस निकल रही होती हैं। अब हर किसी जो है जिस पॉइंट पे हम आ रहे होते हैं उस पॉइंट से जो है वो 2 या 3 का भी ब्रांचेस निकल रही होती हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो रिकर्सिव फंक्शन लगाते हैं, क्योंकि पैटर्न सेम होता है। सिर्फ हमें लेफ्ट या राइट जाना होता है कि यहाँ पे आया, उसके बाद इसमें अब हमें कोई भी फॉर सपोज नंबर सर्च करना हो, 3 नंबर सर्च करना हो, तो यहाँ पे ये रिकर्सिव फंक्शन हमें काम आता है। तो हम एक ही सिर्फ कंपैरिजन वाला और स्टार्टिंग वाला रख देते हैं, और उसके बाद आके जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि अगले वाले को एक्सप्लोर करे, उसके बाद ये एक्सप्लोर करे, या ये डेप्थ में चला जाए। ये अलग से हम पढ़ेंगे कि इसको कितने टाइप्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ये पहले हम डेप्थ में भी कभी जाते हैं, कभी लेफ्ट पे जाते हैं, कभी राइट पे, या फिर हम जो है वो लेयर बाय लेयर सर्च कर रहे होते हैं। तो वो हम आगे जाके ट्रीज के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे ये चीज़। तो वहाँ पे भी रिकर्जन इस्तेमाल होती है। अब रिकर्जन का स्ट्रक्चर क्या हो गया कि सिंपल आपने क्या याद करना है कि बेस केस क्या हो सकता है और रिकर्सिव केस क्या हो सकता है, कि कौन सा पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है और कौन से जो है वो बेस इसकी कंडीशन है जहाँ पे हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे ये है किसी भी कितने भी नंबर्स को, मतलब वो ऐड करने के लिए कि फॉर सपोज 1 से लेकर 10 तक नंबर ऐड करने हो हमने, तो वो हम ये कोड इस्तेमाल करते हैं। ये फंक्शन, अब इसमें बेस केस क्या है कि जब नंबर जो है वो 0 के बराबर आ जाए तो रिटर्न कर दे 0। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो क्या कर दे, n नंबर और उसके प्रीवियस वाला नंबर जो है वो ऐड करता जाए। अब इसमें ये है कि ये जब चलता रहेगा ना, तो इसमें ये होगा इस फंक्शन को
इस फंक्शन में ये होगा कि एन और रिटर्न कर देगा, n-1, जब ये एक बार चलेगा n माइनस होगा, और उसके बाद जो है वो सेम सॉल्व वाला n-2 चल जाएगा। इस तरीके से वो रन होता है। अब ये जब रन करेगा तो इसमें जो है n-2 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा नंबर, और सॉल्व जो है फंक्शन n-3 पे लग जाएगा। अब n-3 पहले चेक करेंगे क्या वो जीरो के बराबर है, या जब तक जीरो के बराबर नहीं होगा तो वो चलता रहेगा। इस तरीके से वो ऐड होते जाएंगे। ये समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, या इसको हम ड्रा करके थोड़ा करें कि रिकर्सिव में क्या चीजें हो रही हैं समझ आ इसीलिए। रही है सर। समझ आ रही है। हम्म। जैसे 1 to 30 अब नंबर आ गया कि वो 30 तक आ रहा है। अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि टू नंबर सिर्फ से हो, तो वन, और पहले टू आ जाएगा, उसके बाद वन आएगा, फिर जीरो आएगा, तीनों जो है वो सम होंगे। अच्छा, यहाँ पे n-2 है, इसीलिए ये गलती है। इसको दोबारा रन करते हैं। अब ये 3 आ गया, तो 2+1+0, तो वो 3 आ जाता है। तो इस तरीके से हम जो है वो रिकर्सिव फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। अब इसमें ये थिंकिंग प्रोसेस यही है। हमने सिर्फ क्या करना है, जो भी हमारा प्रॉब्लम हो उसको हमने डिवाइड करना है इन दो चीज़ों में। बेस केस क्या हो सकता है और रिकर्सिव केस क्या हो सकता है। अब रिकर्सिव केस क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक स्मॉल जो है वो उसका पोर्शन होता है कि यही चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है हर जगह, कोई भी पैटर्न है तो ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो उसकी वजह से हम वो, अगर हमें पता चल गया कि हमारा रिकर्सिव केस क्या है और बेस केस क्या है, तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं रिकर्जन उसी चीज़ का, जो कोई लूप लग रहा हो या कोई और चीज़ हो। क्योंकि अगर हम एक ही उसमें सॉल्व करेंगे और सोचते रहेंगे ना, आप माइंड में बनाएंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये एक लूप चल रहा है, उसके बाद ये फिर जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है, अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, और ये सेम प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है, फिर जो है n-2 उसके प्रोसेस के अंदर हो रहा है। तो ये हम ज़्यादा इस पे वो नहीं सोच सकते, कि हमारा माइंड जो है वो मैप नहीं बना सकता दिमाग में कि किस तरीके से वो रन कर रहा है। तो हमें सिर्फ एक एक केस पता होना चाहिए, और बाकी हम रिकर्सिव पे छोड़ देते हैं कि वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। जैसे फिबोनाची ये फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल ये होता है कि अब ये सिंपल मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल है, तो ये बराबर होता है 5 into 4 into 3 into 1। इसको हम एग्जांपल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने बेस केस लिखना है। फॉर एग्जांपल ये हम एक थिंकिंग करते हैं कि हम इसको किस तरह बना सकते हैं। पहले पहले बेस केस, तो बेस केस क्या हो सकता है कि ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, टर्मिनेट हमें कहाँ पे करना है। क्या हम टर्मिनेट 1 पे करना है, या हमने टर्मिनेट जो है 0 पे करना है। क्योंकि 5 फैक्टोरियल जो है 1 पे टर्मिनेट होता है, अगर 0 पे करेंगे तो ये 0 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हमें लास्ट में जो भी वैल्यू देंगे तो वो 0 आएगा। मतलब ये टर्मिनेट जो हो रहा है, अब जब तक हमें ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तब तक तो हम नहीं कर सकते। अब ये बेस केस क्या है कि ये जब कोई भी नंबर बराबर हो 1 के, तो वहां पे हमने इसको एग्जिट करना है, फॉर एग्जांपल या रिटर्न करना है। ठीक है, ये बेस केस हमें मिल गया। और उसके बाद होता है कि रिकर्सिव क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ रिपीट हो रही है। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसकी, एक नंबर और एक नंबर उससे कम। फॉर एग्जांपल नंबर और दूसरा उससे कम हो रहा है। इस तरीके से ये हमें रिकर्सिव आ गया। अब हम फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन लिखने के लिए डेफिनेशन, और फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल, और उसमें हम पैरामीटर ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एन। अब यहाँ पे हम इनिशियल में पहले बेस केस लिखेंगे। बेस केस क्या है कि इफ n=1 हो तो रिटर्न हो जाए, और अगर n जो है 1 के बराबर नहीं हो तो रिटर्न क्या हो जाए, n। और यहाँ पे हम जो है वो, अब ये n-1 है, पता नहीं है ये n-1 कब तक चलेगा, n-1, n-1।
ये एन नंबर है, उसके बाद -1 करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, ये 1 तक चलेगा। तो 1 तक चलने के लिए ये हमने एक बेस केस ऐड कर दिया है। बस हमने सिर्फ क्या करना है, इस सेम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देना है और एक वैल्यू कम कर देनी, जो हमारी एक प्रोसेस है कि एन और n-1 जो है इसमें पैटर्न चल रहा है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या आंसर सही आ रहा है। फैक्टोरियल हम ले लेते हैं 5 का ही। तो हमें एरर आ गया n = 1। हाँ, हमने कॉलन नहीं दिया। एक और एरर आ गया कि रिटर्न n इंटू, आई थिंक इसको छोटा करते हैं। लिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, अनसपोर्टेड है ये जो हमने वैल्यू डाली हुई है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? n हमारा नंबर है, इंटीजर है। फैक्टोरियल n-1 हो रहा है, लेकिन अच्छा, थिंक ये मल्टीप्लाई वाली साइन दूसरी होगी, या फिर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप जो है स्टार है। इसको हम किसी और वेरिएबल में कर लेते हैं। अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल रन कर जाए, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। आपको किसी को पता है कि मल्टीप्लाई कहाँ से होती है? हम्म। सर, आपका हम्म। क्वेश्चन कीजिएगा। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा जी, मल्टीप्लाई कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? सर, एन से शुरू करते हैं। नहीं नहीं, ये जो है साइन एरर दे रहा है कि हम ऑपरेंड टाइप जो है वो अनसपोर्टेड है, स्टार जो हम यूज कर रहे हैं। हम्म, सर, ये कोई और एरर होगी ये? देख लेते मल्टीप्लिकेशन हैं। सही है सर। आई थिंक मल्टीप्लाई के लिए यही होता है। हमने एआई पे ज्यादा रिलाई कर लिया है, तो हमें वो चीजें भूल गए हैं। सर, ये फैक्टोरियल फॉर इंस्टेंस अभी के लिए हम्म। हटा के देख लेते हैं। n × n-1 कर लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन की एरर है या कोई और एरर है। और आई थिंक अब आ गया। अच्छा, आई थिंक इशू प्रिंट का आ रहा था कि वो फैक्टोरियल उसको प्रिंट नहीं कर रहा था इस तरीके से। नहीं, अब सही कर रहे हैं। तो कहाँ पे हमारा इशू था? सर रिटर्न 1 का आना था आपने इसमें अच्छा बेस जी केस जी, के हाँ बाद। हमने सही सही सही, हाँ हमने रिटर्न मिस कर दिया था। रिटर्न में कुछ यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे, तो वो इस वैल्यू को कह रहा था कि रिटर्न कुछ तो करें, नंबर इन। सही सही है, हमारा सिंटेक्स एरर था, इस वजह से हमारा इशू आ रहा था। तो 5 फैक्टोरियल 120 आ गया, तो और कोई फैक्टोरियल हो गया तो आ जाएगा। ये समझ आ गया फैक्टोरियल का। अगर हम इसको लूप के थ्रू करें तो किस तरह करेंगे फैक्टोरियल को? सेम हम फार लूप लगाएंगे, फार लूप लगा के, और नंबर जो है वो सिंपल फार लूप की कंडीशन एक हम चेंज कर देंगे। कौन सी कंडीशन होगी कि वो पहले 0 से 5 तक चलता था, लेकिन अब जो है वो हम 5 से 0 तक चलाएंगे, और कंडीशन हम बीच में क्या रखेंगे कि वो माइनस होता जाए, n-1 होता जाए। जैसे हम आई प्लस प्लस करते हैं, तो वहां पे हम जो है वो आई माइनस माइनस कर देंगे, तो एक वैल्यू माइनस होती जाएगी, 5 4 3 2, और रिटर्न में हम
लेकिन हमें इसके लिए सम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई का वेरिएबल, जो इसमें वो वैल्यू ऐड होती मल्टीप्लाई होती जाएंगी। लेकिन सही है, हम वैल्यू को उलट कैसे चलाते हैं? कैसे चलाते जिस हैं, वो इस तरह होता फाइव है ना से। कि जी। जी हाँ, बोलें आप। अ, जैसे ये हो गया ना कि यहाँ पे देखिए, कि हम आई इज इक्वल टू 5 लिखते हैं, और यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं कि आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और आई माइनस माइनस, इस कंडीशन के थ्रू जो है वो कर देते हैं। ये होता है सी प्लस प्लस। पाइथन में कैसे करेंगे सर? पाइथन में आई माइनस माइनस जो है वो हम नीचे आ जाएंगे, वो उसमें कंडीशन में लिखते हैं, अंदर हम लिख लेते हैं। सर इसको रिवर्स लूप के बजाय अगर हम डायरेक्ट करें तो वो भी कर सकते हैं ना? किस तरीके से? अ, पर आई इन रेंज 1,6 लिख लिया आप। आई इन रेंज 1,6, ठीक है, ये रेंज आ गई 1 से जो है वो 6 तक, सही है। और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल भी बना लेते हैं फैक्टोरियल्स का। वो यहाँ उसमें सर वन वन कर वन दें। स्टोर कर लें। और यहाँ पे और उसके फैक्टोरियल्स बाद फैक्टोरियल्स इंटू आई करते जाएं। इंटू आई, इंटू फैक्टोरियल्स। इस तरीके से। जी सर। हाँ, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन जी हाँ, सर। ये नंबर हमें पता होनी चाहिए रेंज वाला, इस तरह भी सही है। सही है। तो मल्टीप्लाई होता जाएगा, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 4 5 6, सही है, ये भी आंसर सही आ जाएगा फैक्टोरियल का। तो ये मल्टीपल हम लूप्स की मदद से भी कर सकते हैं, या वाइल लूप भी लगा सकते हैं कि वाइल वो जो है वो जब तक वैल्यू 1 नहीं है तब तक वो चलता रहे, डू वाइल लूप लगाते हैं। तो वाइल इट इज ग्रेटर देन 1, तो वो चलता रहे और माइनस होता रहे, एक होता रहे और वो मल्टीप्लाई होता रहे, तो वो भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद ये सम ऑफ एन नंबर्स हो गया, ये भी सेम है कि एक हमारा बेस केस हो गया, जो हम डिफाइन करेंगे कि कहाँ पे वो खत्म हो रहा है, या एंड हम इसको फंक्शन को कहाँ पे करेंगे, क्योंकि हम जब ये फंक्शन ऐड नहीं करेंगे तो इशू ये आएगा कि ये चलता ही जाएगा, और हमें कभी आंसर वापस भी नहीं आएगा। ये देखिए, फॉर सपोज मैं इसको चला रहा हूँ, तो ये -1 -1 अभी मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, और ये एरर आ जाएगा, प्रोसेसिंग एरर, क्योंकि इन्फिनेट टाइम जो है वो लूप चलता रहेगा, तो इसका जवाब आएगा ही नहीं। आई थिंक जब इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो वो, तो इसको प्रिंट कर देना, फिर हम हमें विजुअलाइजेशन होती रहेगी कि ये रन हो रहा है। हाँ, नहीं, ये आपसे, हाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि ये रन लास्ट में होता है। क्यों रन लास्ट में होता है? क्योंकि ये जब ये एक्सपेंड कर रहा होता है ना, जब तक इसकी लास्ट वाली कंडीशन नहीं होती, वो हम पढ़ते हैं, आई थिंक वो यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये आपने याद दिला दिया, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। ये एक स्टैक होता है, फॉर सपोज जैसे हम वो लिफो और प्रोसेस में एरे में स्टैक होता है, उसी तरीके का स्टैक होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वो चीज़ें सेव हो जाती हैं, क्योंकि अच्छा, ये वैल्यू तो रिटर्न बाद में करेगा, लेकिन इशू क्या आएगा कि जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं करा लेता तब तक तो वो वैल्यू नहीं आएगा ना, जब तक ये लास्ट वैल्यू तक पहुंचे, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू तक पहुंच ही नहीं रहा, मतलब किसी कंडीशन के थ्रू ये फंक्शन रुक ही नहीं रहा, जब तक हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल ये रिटर्न 0 कर दिया, जब तक ये वैल्यू रिटर्न नहीं होती तब तक ये चलता रहेगा आगे, एक मतलब इक्वेशन बनाता जाएगा, n × n - 1 n - 2 n - 3 4 5 6, जब तक ये रिटर्न नहीं हो रहा, तो ये इन्फिनेट चल रहा है, तो ये तब तक हमें जवाब नहीं देगा जब तक ये सॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पे ये फंसा रहेगा।
उसके बाद जब एक वैल्यू आ जाएगी उसके बाद वो बैकवर्ड में सॉल्व करता जाएगा। जब उसको ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू रख के उसके बाद वो इससे मल्टीप्लाई कराएगा। तो इसमें ये इशू होता है कि ये एक स्टैक बनाता जाता है और अपने ऑपरेशंस उसमें सेव करता जाता है। फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं, एग्जांपल 5 वाला, 5 फैक्टोरियल वाला। तो सबसे पहले वही आ जाएगा कि 5 इंटू फैक्टोरियल 5 - 1, इस तरह होगा। और ये दूसरे स्टेक में क्या करेगा सेव, क्योंकि यहाँ पे अब वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये इस तरह आ जाएगा दूसरे स्टेक में, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 4 - 1। क्योंकि जब तक ये चीज़ें रिटर्न नहीं होंगी तब तक वो सही तरीके से हमें आंसर नहीं करेगा। हर लूप के बाद इस तरह वो रन होगा, चाहिए सेम रहेगा। 5 4 इंटू, क्योंकि ये 5 - फैक्टोरियल 4 जो है वो 3 रिटर्न करेगा, और 3 के बाद फिर से फैक्टोरियल 3 - 1 कर देगा। तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक वो कैलकुलेट नहीं करेगा, तब तक हमें जो है वो रिजल्ट नहीं देगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शन जो है वो हमें 3 रिटर्न कर दे, 2 रिटर्न कर देगा। और 2 के बाद हमें फिर से वो फैक्टोरियल आगे वाले को चला देगा, फैक्टोरियल 2 - 1। फिर से इसी तरीके से ये चलता रहेगा इस तरीके से। तो ये स्टैक में पहले अपने ऑपरेशंस जो है वो सेव करता जाता है। यहाँ पे ये वाला हमें जो है वो 1 रिटर्न करेगा, 1 इंटू ये वाला रिटर्न करेगा 1। अब 1 - 1 0 हो गया। जब हमने 1 - 1 0, ये जो इसीलिए हम बेस केस लिखते हैं ताकि ये चीज़ अब खत्म हो सके। फॉर एग्जांपल हमने 0 पे बेस केस रखा, कि 0 पे बेस केस रखा तो हमने यहाँ पे रिटर्न 1 करा दिया, या मेरे हमारी मर्जी है कि हम 0 रिटर्न करा देते हैं। लेकिन 0 रिटर्न करा तो वो फैक्टोरियल नहीं होता। तो वो हम एक कोई भी वैल्यू रिटर्न करा देते हैं, तभी जाके वो फंक्शन जो है वो ख़त्म होता है रिकर्सिव वाला। अब जो है वो कैलकुलेशन करके उसके बाद हमें रिजल्ट बताएगा। तो ये किसी पे भी कैलकुलेशन नहीं करेगा अगर ये सिर्फ लूप में चल रहा है, इन्फिनिट टाइम्स चल रहा है विदाउट बेस केस। क्योंकि ये फिर से चलता रहेगा, फैक्टोरियल 1 - 1 - 2 - 3, फिर से फैक्टोरियल -3, फिर से फैक्टोरियल। तो जब तक ये एंड नहीं होगा तब तक ये हमें वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। तो इसीलिए ये रिकर्सिव में फंस जाता है। रिकर्सिव और इटरेशन दोनों प्रोसेस सेम है, मतलब दोनों से हम वो एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रिकर्सिव जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉल स्टैक यूज करता है अपनी स्टेट मैनेज करने के लिए, हर एक स्टेट के लिए। ये इसने एक स्टैक बना लिया, उसने एक पहली स्टेट ये रही, दूसरी स्टेट ये रही, तीसरी, चौथी, पांचवी स्टेट। तो हर स्टेट जो है पहले स्टैक में सेव करता जाता है। जब उसे रिजल्ट मिल जाता है फिर ये सॉल्व हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसमें सम आ जाता है 3, इसकी वैल्यू। तो वो वहां पे फिर 3 रख देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 रख देता है। अब ये आ गया सम, तो वो वैल्यू उठा के ऊपर लगा देता है। इस तरीके से वो स्टेक के बाद स्टेक जब खत्म हो जाती है लूप, तो बेस केस की मदद से तो वो सॉल्व करके एडिशन करके दे देता है। लूप्स में भी यही होता है, लेकिन हमें एक्सप्लिसिटली काउंटर यूज करना होता है, या फिर वाइल लूप लगा लेते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं। उसमें भी ये होता है। अब दोनों में से इफिशिएंट कौन है, रिकर्जन और इटरेशन में? दोनों ही इफिशिएंट हैं। और ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस टाइप की है, और प्रॉब्लम में हम लूप लगाकर जो है वो कितने जो है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, या रिकर्सिव में ये कोई भी फिक्स्ड नहीं है कि हमेशा रिकर्सिव ही सही होगा या हमेशा इटरेशन वाला ही सही होगा या इफिशिएंट होगा। दोनों इफिशिएंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम हमारी कौन सी है। उसके बाद यही है कि रिकर्सिव एंड स्टैक मेमोरी के वो काम किस तरीके से करता है, ये मैंने आपको ड्रा करके बता दिया कि वो हर ऑपरेशन को एक स्टैक में सेव करता जाता है और आगे उस फंक्शन को कॉल कर रहा होता है। तो उसी तरीके से सेम पैटर्न यूज करके सेव कर, जब तक वो बेस केस फॉलो नहीं होता तब तक वो कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करता। इसका रियल लाइफ एग्जांपल रिकर्सिव वाला ये कह सकते हैं कि जो फोल्डर्स होते हैं,
फोल्डर के अंदर फोल्डर फोल्डर या उसके अंदर फाइल्स हो जाते हैं, सब फोल्डर्स। तो ये एक रिकर्सिव कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हो जाती है। ये एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर है। इसमें जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, हम इसमें स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे, कि वो ये है कि प्रिंट हम लास्ट, क्योंकि ये लास्ट वाला प्रिंट करेगा, वो उसको हम आगे लिख देंगे और बाकी वाली वैल्यू को पीछे लिख देंगे, तो वो उस तरीके से प्रिंट कर देगा। अ, वो हम प्रिंट कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी स्ट्रिंग रिवर्स कर रहा है ना, तो डेफिनेशन रिवर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग मिल रहा है, तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। हम्म, एक वैल्यू हम सेम रिवर्स वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं, और हम इसको एग्जिट कब करेंगे, जब स्ट्रिंग की लेंथ जो होगी, पहले बेस केस लिख देते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो आई थिंक 1 हो, तो हम वही स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे str। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। फॉर एग्जांपल रिवर्स करना है, तो वो वैल्यू हम पहले लिख देंगे str वाली। उसके बाद हम एडिशन कर देंगे, जो इसको कॉन्केटिनेट कर देते हैं। और रिवर्स क्या करेगा, स्ट्रिंग से हम एक वैल्यू निकाल देंगे। अब स्ट्रिंग से हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, आई गेस के जो पहली वाली होगी, तो उसकी इंडेक्स 1 होगी, तो हम उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या लिखा है। ये हमारा मिस्टेक हो गया। हम्म, हम्म, अंदर। इसने रिटर्न किया है रिवर्स, और उसी स्ट्रिंग को, अच्छा यहाँ पे वो उसने स्ट्रिंग हमारा रिटर्न किया है, तो जब 1 होगा तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसका हम मैप बना लेते हैं कि किस तरीके से ये काम कर सकता है। थिंक टाइम भी पूरा हो गया है, तो हम डायरेक्ट बस एक बना लेते हैं कि एक हमारे पास स्ट्रिंग होगा वाइट बोर्ड के नाम से। अब हम एक फंक्शन जो हम बनाते हैं, तो वो फंक्शन क्या करेगा, जो भी वाइट बोर्ड वाला है ना, वो स्ट्रिंग ले लेगा, स्ट्रिंग की जो पहली वाली वैल्यू है वो उठाएगा। और आई थिंक रिपीट करने के लिए ये पहली वाली नहीं, लास्ट वाली वैल्यू उठाएगा, सही। और उसके बाद वो लूप लूप में तो हम इस तरह करते हैं कि लूप चला के इसको हम वापस कर देते हैं
लेकिन रिकर्सिव के लिए हम ये कर रहे होते हैं कि जब लूप खत्म करेंगे रिकर्सिव चलाएंगे तो एक तो हम लेंथ पे लेके आएंगे, उसके बाद हम ये लास्ट वाली वैल्यू पहले प्रिंट करेंगे। तो जब लास्ट वाली वैल्यू पहले प्रिंट करेंगे और उसके बाद एक चीज़ रिमूव कर देंगे, फॉर एग्जांपल इस तरीके से। ये हमने रखी, पहले हमने वैल्यू उठाई, वो रखी, उसके बाद यहाँ पे हमने ये फंक्शन में ऐड कर दी। जब हमने फंक्शन में ऐड कर दी और ये वाली हमने रिमूव कर दी, अब ये वाला जब हमने रिकर्सिव फंक्शन को दिया तो इसमें से ये क्या करेगा, रिकर्सिव फंक्शन लास्ट वाली वैल्यू उठाएगा, वो यहाँ पे रख देगा फॉर एग्जाम्पल डी के साथ, डी के साथ आर आ जाएगा। और उसके बाद यही स्ट्रिंग की जो है वो हम दोबारा से स्ट्रिंग दे देंगे जो कि उसकी लास्ट वाली वैल्यू को सिर्फ ख़त्म करेगा। तो इसी तरीके से ये जो है रिकर्सिव फंक्शन चलता रहेगा और वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, लास्ट वाली वैल्यू, और उसके बाद आगे वाला फंक्शन जो है हम उसको दे देंगे। तो वो इसको हम लिख देते हैं कि स्ट्रिंग की जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो, और उसके बाद जो है स्ट्रिंग की वो वाली वैल्यू। आई थिंक ये सही नहीं है इसके। जब -1 होता है तो ये लास्ट वाली वैल्यू तक चला जाता है, और जब ये हम -2 लगाएंगे तो उसके बाद वो वैल्यू जो है वो दूसरी दे देगा उसको, उससे पहले वाली। आई थिंक ये इशू एक्सेस कर लेते हैं कि किस तरह होता है। ये हम अलग से ले लेते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसकी हम कौन सी इंडेक्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं जहाँ से वो एक रिटर्न हो। STR, और STR में हम जो है वो फॉर एग्जांपल 1 से लेकर सारी आगे प्रिंट करते हैं तो ये पहली वाली वैल्यू हटा देता है। अगर हम इसको यहाँ से -1 कर देते हैं तो ये लास्ट वाली वैल्यू हटा देता है। तो यहाँ पे हम इसको -1 कर देते हैं और 1 हटा देते हैं। तो ये इसने रिटर्न कर दिया। वाइट बोर्ड की जो है वो सही से रिटर्न नहीं कर रहा। चले मैं इसको देखता हूँ, फिर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। टाइम हो गया है आई थिंक, तो मैं भी इसको रिपीट करता हूँ कि ये किस तरीके से स्ट्रिंग करता है, क्योंकि यहाँ से हम उसकी एक वैल्यू जो है वो लास्ट वाली सेम ऐड करेंगे और उसी में ही दूसरी वैल्यू ऐड करके इसमें से ख़त्म करते जाएंगे तो ये रिपीट होता जाएगा। पैटर्न यही होगा, लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि मैं इंडेक्सिंग किस तरीके से इसकी एक्सेस करता हूँ, तो मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसमें से कोई सवाल हो थ्योरेटिकली या चीज़ों कोई समझ नहीं आया हो, कोई कॉन्सेप्ट, वरना हम ओवर कर देते हैं। बस बाकी तो ये है कि इसमें हमने कॉमन रिकर्सिव मिस्टेक्स यही होती हैं कि हमने बेस जो है वो केस नहीं लिखा होता, या इसीलिए इन्फिनिट रिकर्जन चली जाती है, या फिर हम रिटर्न मिस कर देते हैं। बस और तो कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें फिर एग्जिट कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं अभी। बाकी इंशाल्लाह
बाकियों की प्रैक्टिस वगैरह हम कल कर लेंगे, इनकी जो भी प्रैक्टिकली जो भी इनके एग्जांपल्स होंगे उनके हम कर कर लेंगे। चलें ठीक है। अल्लाह हाफिज़।